वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो सेक्शन 124 से 147 के अंडर कवर होते हैं। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ेंगे सिर्फ। इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडेमनिटी क्या होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर, इसके एसेंशियल फीचर्स पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एंड राइट्स ऑफ इंडेमनिटी फायर भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 124 में गिवन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन। यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी is a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of promisor himself or by the conduct of any other person। तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे पार्टी को कि वो उसे नुकसान से बचाएगा। वो नुकसान जो उसको किसकी वजह से हुआ है, प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से, यानी कि प्रॉमिसर यानी कि जो प्रॉमिस कर रहा है उसके बिहेवियर की वजह से, या फिर किसी और पर्सन के बिहेवियर की वजह से उसको नुकसान होता है। तो वो जो फर्स्ट पार्टी है वो प्रॉमिस करती है कि मैं इन नुकसान से तुम्हें बचाऊंगा। कंडक्ट मीन्स क्या है यहाँ पे, बिहेवियर। तो क्या बोल रहा है प्रॉमिसर कि अगर आपको किसी प्रकार का नुकसान होता है मेरी वजह से या फिर किसी और पर्सन की वजह से, तो मैं उस लॉस से आपको बचाऊंगा। इजी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे दो है, एक है इंडेमनीफायर एंड दूसरा है इंडेमनिटी होल्डर। जो पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको बचाऊंगा उसको कहते हैं इंडेमनीफायर, और जिस पार्टी को प्रॉमिस किया जा रहा है उसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड। A party who promises to save the other from loss is known as indemnifier, and the party who is promised to be saved, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि उसको सेव किया जाएगा या प्रोटेक्ट किया जाएगा लॉस के अगेंस्ट, तो उसे कहते हैं इंडेमनिटी होल्डर। तो आगे जब मैं इंडेमनीफायर या इंडेमनिटी होल्डर नाम लूंगी तो आपको याद रखनी है कि कौन सी पार्टी इंडेमनिटी होल्डर है और कौन सी इंडेमनीफायर। ठीक है, एसेंशियल फीचर्स देख लेते हैं। पहला है इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो एक्सप्रेसली भी हो सकते हैं या इम्प्लाइडली भी। एक्सप्रेसली मींस रिटन या वर्बल में, और इम्प्लाइड मींस बाय द वे ऑफ कंडक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक केस है डैमसन वर्सेस जार्विस का 1827 का। इस केस में क्या हुआ था, ए ने कुछ कैटल बेच दिए बी के इंस्ट्रक्शंस पे, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो कैटल बेचे गए हैं वो बी के नहीं होते हैं बल्कि एस के होते हैं। तो एस ने क्या किया, एस ने वो लॉस रिकवर कर दिया ए से, लेकिन बाद में ए ने किसको सू किया, डी को। क्यों, क्योंकि बी ने ये इम्प्लाइड प्रॉमिस दिया था ए को, अगर कोई भी लॉस कॉस्ट करता है ए तो बी इंडेमनीफाई करेगा। मेरे बिहेवियर या मेरे कंडक्ट से आपको कोई लॉस पहुंचना है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो यहाँ पे इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द लॉस फ्रॉम बी। ठीक है, सेकंड है कंपनसेशन ऑफ लॉस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में किसी प्रकार का लॉस होना चाहिए इंडेमनिटी होल्डर को, यानी प्रॉमिसी को। दे शुड बी लॉस इनकर्ड टू इंडेमनिटी होल्डर, तभी तो इंडेमनीफायर पे करेगा जिसने प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको बचाऊंगा, तुमको सेव करूंगा अगर कोई लॉस तुम्हें कॉस्ट होता है। तो देयर शुड बी एन लॉस दैट इज इनकर्ड टू द इंडेमनिटी होल्डर। थर्ड है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज रिक्वायर्ड टू possess all the essentials of valid contract, यानी कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में रिक्वायर्ड है। आपको यहाँ पे केस से समझ में आएगा। WH स्मिथ एंड सन्स वर्सेस क्लिंटन 1908 का केस है। A, proprietor of newspaper, promised to indemnify B, the printer of the paper,
against claims arising from libel printed in newspaper. This is not a valid contract of indemnity because यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। उस केस में एक न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर ने प्रिंटर ऑफ पेपर यानी कि जो पेपर को प्रिंट करता है उसको क्या किया, प्रॉमिस किया कि वो उसे नुकसान से बचाएगा। जो भी क्लेम उसके खिलाफ होते हैं, यानी कि अगर कि न्यूज़पेपर में लाइबल यानी कि अपमानजनक कथन छापता है वो, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई क्लेम करता है तो मैं तुमको बचाऊंगा। तो यहाँ पे देखो किसी के अगेंस्ट लाइबल प्रिंट करना न्यूज़पेपर में ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैम्निटी नहीं है। ओके, फिर राइट्स ऑफ इंडैम्निटी होल्डर। जो इंडैम्निटी होल्डर है यानी जो प्रॉमिसी है, जिसको प्रॉमिस किया गया है किसी प्रकार का, तो उसकी क्या राइट्स है अंडर द इंडैम्निटी कॉन्ट्रैक्ट। Promisee in a contract of indemnity has following rights against promiser. Promiser कौन है यहाँ पे? Indemnifier, ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया था। पहला है राइट टू रिकवर डैमेजेस। तो जो इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास राइट है कि वो डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। जो भी डैमेजेस उसको हुए हैं सूट फाइल करने पर, वो सारे डैमेजेस वो रिकवर कर सकता है इंडेमनीफायर से। The indemnity holder is entitled to recover all the damages which he may be compelled to pay in any suit. किसी भी सूट में इसको लीगल प्रोसीडिंग्स में उसको अगर पे करना पड़ा है तो वहां पे वो इंडेमिनिटी होल्डर से रिकवर कर सकता है। दूसरा है राइट टू रिकवर ऑल द कॉस्ट। जितने भी खर्चे उसको हुए हैं वो भी जो है इंडेमिनिफायर से रिकवर कर सकता है। He is also entitled to recover all the costs which he may compel to pay in the bringing or defending the suit for the indemnity. लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है। कंडीशन ये है कि जो इंडेमनिटी होल्डर है वो प्रोमिसर के ऑर्डर को कॉन्ट्रावेंट ना किया हो उसने, अगर यानी कि जो टर्म्स और कंडीशंस प्रोमिसर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग ही उसने एक्ट किया है, तो वो कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। दूसरा, अगर उसने इंडेंटली एक्ट किया है तो, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना हुआ होता उससे पहले वो जैसे एक्ट करता है उसी प्रकार से अगर एक्ट किया है तो, और जैसे कि प्रॉमिसर ने उसको ऑथराइज किया है किसी भी सूट में डिफेंड के लिए, तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो वो कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। तीसरा है व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर का क्या राइट है? सबसे पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन्स क्या होता है? ये एक ऐसा एक्ट है जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के राइट पे स्टैंड करता है। ये समझ में आएगा आपको। ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लॉस और लायबिलिटी टू द इंडेमनीफाइड, the indemnifier is subrogated to all the rights to indemnified। यानी कि जब इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को पेमेंट कर देता है, जो भी लॉस या लायबिलिटी थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट वो अमाउंट पे कर देता है, तो ऐसे कंडीशन में जो इंडेमनीफायर है वो इंडेमनिटी होल्डर का स्थान ले लेता है, उसकी प्लेस ले लेता है, यानी कि तो उसके पास राइट आ जाते हैं, उसके पास सारे राइट्स आ जाते हैं जो कि इंडेमनी होल्डर के थे। कौन से राइट्स है? सबसे पहला है राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट द पर्सन हु इज लायबल फॉर लॉस। वो सूट फाइल कर सकता है किस पर्सन के अगेंस्ट? जो कि लॉस के लिए लायबल था। दूसरा, जो व्यक्ति इस नुकसान के लिए जिम्मेदार था उस व्यक्ति के खिलाफ वो क्लेम कर सकता है, यानी कि जो राइट्स इंडेमनिटी होल्डर के थे वो राइट्स इंडेमनीफायर के पास आ जाते हैं। दूसरा है to equities. On the payment of amount of loss, the indemnifier is entitled to all equities which the indemnified could have enforced against the third party liable for loss। तो जैसे कि इंडेमनिटी होल्डर के पास ये राइट थी कि वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ लॉस, वही सेम राइट इंडेमनीफायर के पास आ जाती है जब वो अमाउंट ऑफ लॉस का पेमेंट कर देता है इंडेमनिटी होल्डर को उसके बाद। ठीक है। थर्ड इज राइट टू रिफ्यूज इंडेमनिटी।
In case the loss caused to indemnity holder is beyond the scope of the contract, उस केस में जहां पे इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस हुआ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के विद इन नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस थे उसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के बाहर है, उस स्थिति में जो इंडेमनीफायर है उसके पास ये राइट है कि वो मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है कि मैं लॉस की भरपाई नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में ऑफ गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।